Hello friends, this is our 7th number lecture and hope so it will be the last lecture on theoretical session. Now our next point is spectral distribution of black body radiation. जब भी ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है तो ये एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होता है और इसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसको हमें इस वाले लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो अब फर्स्ट देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बेसिकली जब भी ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है तो ये डिपेंड होता है कि उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेडिएशन ज़्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है तो रेडिएशन भी बढ़ेगा, अगर इसको हमने घटाया तो रेडिएशन भी घटने लगेगा। यानी कि रेडिएंट पावर डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर। ये बेसिकली बहुत से बार हमने पढ़ा भी सुना भी। अब देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है और इसका रिलेशन आगे चल के हमें वेवलेंथ के साथ देना है तो ये रिलेशन किस तरह से होगा। देखो, जो भी बॉडी होता है तो इसके हम पार्टिकल का ऑर्बिट कंसीडर करने वाले, यानी कि हम यहाँ पे कुछ जो एटॉमिक लेवल है उस एटॉमिक लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले। समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उसके एक एटम का स्ट्रक्चर हमने कंसिडर किया। तो जनरली जो ब्लैक बॉडी होते हैं उसके जो एटम होते तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होने वाले वो इलेक्ट्रॉन जनरली आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते और जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल में जंप करेगा तब इससे कुछ एनर्जी रेडिएट होने वाली। ये जो एनर्जी बाहर आ रही है ये एनर्जी कब आती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल ऑर्बिट टू द लोअर लेवल ऑर्बिट। समझो कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस हायर ऑर्बिट से इस लोअर ऑर्बिट में जंप किया तो इसने एनर्जी रेडिएट की। जब इसने एनर्जी रेडिएट की तो ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में होगी। जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये फोटॉन्स होते हैं। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। आगे चल के ये फॉर्मूला होता है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज द रेडिएंट पावर। ओके, दैट इज द रेडिएशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा था इट इज द रेडिएशन। और यहाँ पे एच कांस्टेंट है, सी जो वेलोसिटी होता है वो भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? लैम्बडा। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं रेडिएंट पावर is defined as the function of lambda. Radiant power is defined as the function of lambda. इस lambda के ऊपर ही radiant power वर्क होता है। बेसिकली अब तक तो हम टेम्परेचर के बारे में बात तो कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन जब ये जंप करेगा तो एक पैरामीटर है जिसके ऊपर पूरा रेडिएंट पावर डिपेंड होता है ब्लैक बॉडी का, एंड दैट इज लैम्बडा। तो अब हमें देखना है कि इस लैम्बडा एंड रेडिएंट पावर का क्या रिलेशन है। बेसिकली हमने टेम्परेचर से के साथ भी इसका रिलेशन लगाया था और टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन लगाया था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। हम बात करेंगे अब लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो होता है तो रेडिएंट पावर भी लो होता है। उस केस में रेडिएंट पावर जो आर होगा इट इज अगेन लो। एंड फॉर दिस लो टेम्परेचर जो वेवलेंथ्स होते हैं लैम्बडा दे आर लॉन्गर इन साइज। ओके, तो यहाँ पे जो हमें वेवलेंथ्स मिलने वाले दे आर इन द रीजन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ का जो रीजन होगा वहीं पे हमें दिखाई देगा। यानी कि टेम्परेचर लो, रेडिएंट पावर लो और लैम्बडा क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले बेसिकली हमने देखा था कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और हमने टेम्परेचर कैसे कंसिडर किया? लो। टेम्परेचर लो तो वेवलेंथ क्या होगा? हाई। ओके, सो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से लैम्बडा को हम रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर एंड रेडिएंट पावर। यानी कि रेडिएंट पावर कम रहा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा और वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। जब हमने देखा था कि रेडिएशन कैसे समझेंगे, विजिबल या तो फिर नहीं है, तो उस केस में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था। अब इसके अपोजिट केस सेकंड वाला कि अब हमारे पास टेम्परेचर जो है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा रेडिएंट पावर जो होगा आर वो भी इंक्रीज होगा, दैट इज हाई होगा। और इस वाले केस में जो वेवलेंथ होता है वेवलेंथ
वो लो होता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे वही लॉजिक सेम कि अब टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हाई हुआ, जैसे टेम्परेचर हाई होगा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यही वाला केस हुआ, टेम्परेचर हाई, रेडिएंट पावर हाई, मतलब वेवलेंथ वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रेडिएंट पावर का जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है बेसिकली वेवलेंथ, कि वो वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ वहाँ पे वो एमिट करने वाला है। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम था, ये स्पेक्ट्रम किस तरह से बनाया, ये साइड में जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम है। यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, और ये स्पेक्ट्रम किस तरह से बना वो हम देखेंगे। दो साइंटिस्ट थे, लर्मर एंड प्रिंगशम। लर्मर एंड प्रिंगशम ये दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने जो कैविटी रेडिएटर होता है, कैविटी रेडिएटर के बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में देखा है कि जहाँ पे एक मेटल बॉक्स होगा वहां से रेडिएशन बाहर पड़ेंगे। ओके, कैविटी रेडिएटर लिया, और इस कैविटी रेडिएटर को इन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स किया, यानी कि इसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, समझो वहां पे हमने फर्स्ट टेम्परेचर लिया 1000, तो इन्होंने उसका टेम्परेचर फिक्स किया 1000, एंड फॉर टेम्परेचर 1000 उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो रेडिएंट एनर्जी है, हर वेवलेंथ के लिए रेडिएंट एनर्जी कितना होगा। यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर रखा 1000। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ्स होंगे, समझो वेवलेंथ्स 1000 से लेके 10000 तक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है और किस वेवलेंथ के लिए रेडिएंट एनर्जी क्या होगा। ओके, देखो पैरामीटर्स हमने कंसीडर किया, टेम्परेचर फिक्स रखा, मैक्सिमम टेम्परेचर 1000। जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर 1000 तक गया तो उस वक्त रेडिएंट पावर काउंट किया हर एक लैम्बडा के लिए। ओके, हर एक लैम्बडा के लिए क्या कैलकुलेट किया, रेडिएंट पावर, और इसका एक ग्राफ बनाया। यानी कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है इसमें एक लैम्बडा है, यहाँ पे रेडिएंट पावर है, और फर्स्ट ग्राफ शोज ये वाला कंडीशन कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया वो 1000 था। 1000 टेम्परेचर पे इन्होंने ग्राफ को ऑब्जर्व किया, समझो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होगा 500, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होगा 1000, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है इट इज़ 1500, इस तरीके से। तो ऐसा पूरा ग्राफ ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे ये वाला जो साइड होगा ग्राफ का, तो ये वाला साइड क्या इंडिकेट करने वाला है, लो वेवलेंथ, और ये वाला साइड जो होगा इट इंडिकेट्स हाई वेवलेंथ। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, हाई वेवलेंथ। तो इस ग्राफ में दो रीजन में डिवाइड किया, ये वाला साइड जो होगा ये हाई वेवलेंथ रीजन होगा, एंड लेफ्ट वाला होगा वो लो वेवलेंथ रीजन होगा। तो इनिशियली फर्स्ट केस, उसके बाद जो मेटल बॉक्स था, जो रेडिएटर था, इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दिया, एंड सेकंड टेम्परेचर उन्होंने रखा 12500। 12500 पे फिर से यही प्रोसेस किया कि हर लैम्बडा के लिए रेडिएंट पावर कितना होता है उसको उन्होंने कैलकुलेट करके ग्राफ बनाया। फिर थर्ड केस 1450 केल्विन, फिर फोर्थ केस 1650 केल्विन, और हर केस के लिए उन्होंने एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, और इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस उनको मिले, वो ऑब्जर्वेशन सब हमें पढ़ना है। जब भी ये स्पेक्ट्रम के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे जो ग्राफ है इट इज इन बिटवीन रेडिएंट पावर एंड वेवलेंथ। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर हमने हर ग्राफ के लिए एक टेम्परेचर मेंशन किया है, लेकिन ग्राफ इज इन बिटवीन रेडिएंट पावर एंड लैम्बडा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो ग्राफ है कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व। हर ग्राफ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता है टोटल रेडिएंट एनर्जी, टोटल रेडिएंट एनर्जी, जो भी रेडिएंट एनर्जी होगी उसको वो इंडिकेट करने वाला है। सेकंड, यहाँ पे जो टोटल रेडिएंट एनर्जी, दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशंस। हम अब ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमें इस ऑब्जर्वेशन को अब देखना है, ठीक है। सेकंड थिंग कि जो एरिया अंडर कर्व है वो यूनिफॉर्म है का, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। एरिया अंडर कर्व ये जो था इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता
तो हर जगह पे हमें सेम एनर्जी मिलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एरिया कम है, इधर जाएंगे तो एरिया ज़्यादा, फिर एरिया कम, फिर एरिया कम, यानी कि इस केस में जो एनर्जी है वो एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। थर्ड वाला केस देखेंगे, ठीक है, हर ग्राफ के लिए इनिशियली यहाँ पे जो लैम्डा इट इज़ 500, फिर लैम्डा इंक्रीज किया 1000, फिर लैम्डा इंक्रीज किया 1500, यानी कि इनिशियली रेडियंट पावर जो था वो इंक्रीज हुआ, रेडियंट पावर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैम्डा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा उस हिसाब से रेडियंट पावर बढ़ा, ओके। टेम्परेचर वही होगा 1000 तक, लेकिन इनिशियली ये बढ़ा। बेसिकली जब हमने लेक्चर का स्टार्टिंग का पॉइंट देखा तब हमने कहा था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली बढ़ा, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहा। फिर उसने एक मैक्सिमम पॉइंट अटेंड किया। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है ये लैम्डा मैक्स से डिनोट करने वाले हैं, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा मैक्स से, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा नहीं है। इसको अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे वेवलेंथ लिखा लैम्डा मैक्स। फॉर दिस वेवलेंथ एंड टेम्परेचर 1000, जब ये वेवलेंथ आ जाएगा और टेम्परेचर 1000 होगा तो उस वक्त रेडियंट पावर सबसे ज़्यादा होगा, ओके। तो हम आगे चल के एक लॉ भी पढ़ने वाले, विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो उसमें हमें यही लेना है कि जिस रेडियंट पावर के लिए लैम्डा मैक्स होता है वही लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर रेज़ टू 4। तो वो आगे चल के पढ़ने वाले, लेकिन उसके लिए ग्राफ का होना बहुत समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे भी रेडियंट पावर है, इसके लिए लैम्डा 500 है, यहाँ पे भी एक रेडियंट पावर है, उसके लिए लैम्डा 1000 है, लेकिन ये वाला जो कर्व था इसका मैक्सिमम रेडियंट पावर जो होगा उसके लिए जो लैम्डा होता है उसको हमने लैम्डा मैक्स लिखा। लैम्डा तो आगे चल के यहाँ पे 2000 भी मिलने वाला है, लेकिन वो लैम्डा मैक्स नहीं है, ओके। इधर जाएंगे आप राइट साइड तो लैम्डा बढ़ते जाएगा, एंड लेफ्ट साइड जाओगे तो लैम्डा कम होते जाने वाला है, ओके। और आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब मैक्सिमम रेडियंट एनर्जी मिलेगा उसके बाद अगर आपने लैम्डा बढ़ाया, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया 2000 वाला, आगे वाला 2500, तो फिर से रेडियंट पावर डिक्रीज हो रहा है, ओके। और जैसे जैसे हम आगे आगे चले जा रहे तो रेडियंट पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज होने वाला है। यानी कि जब आप हाई वेवलेंथ के रीजन में जाते हो, हाई वेवलेंथ का रीजन देखो यहाँ पे हाई वेवलेंथ का रीजन, तब रेडियंट पावर डिक्रीज हुआ, आया समझ में। और जब आप लो वेवलेंथ के रीजन में हो तब पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो रेडियंट पावर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन इनिशियली, ओके। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट आगे वाले ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होते हैं। अब हमने ये सिर्फ ये वाले कर्व के लिए देखा, अब हम कर्व को शिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या बनते हैं। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो सेकंड वाला केस था। तो पहले कर्व के लिए हमने पूरा स्टडी किया, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें ये सेकंड वाला कर्व मिलेगा, और इसमें टेम्परेचर है 1250, ओके। तो फॉर टेम्परेचर 1250, अब यहाँ पे रेडियंट एनर्जी देखो, रेडियंट पावर, तो जैसे ही यहाँ पे 1000 था, अब यहाँ पे जो ग्राफ है ये ग्राफ बढ़ा, इसका कर्व बढ़ा, यानी कि जैसे आप ने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेडियंट पावर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे रेडियंट पावर जैसे इंक्रीज हुआ तो एरिया अंडर कर्व क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आर इंक्रीज, आर भी बढ़ा, और जैसे आर रेडियंट पावर बढ़ा, एरिया अंडर कर्व जो था वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे टोटल रेडियंट एनर्जी वो भी इंक्रीज होने लगा जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे पिक पॉइंट हमें मिला मैक्स वाला, तो यहाँ पे जो मैक्स वाला पॉइंट था समझो इसके लिए 1500 रेडियंट 1500 लैम्डा था, लेकिन जैसे हमने नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाया फिर वही ऑब्जर्वेशन मिलने लगा कि इनिशियली रेडियंट पावर इंक्रीजेस अप टू सर्टन वैल्यू एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो लो रीजन जो था वेवलेंथ का वहाँ पे रेडियंट पावर बढ़ा,
इनिशियली, और जैसे हाई रीजन में चले गए वहाँ पे रेडिएंट पावर घटने लगा। और यहाँ पे हमें फिर से मिला एक लैम्बडा मैक्स। यहाँ पे जो लैम्बडा होगा उसी को हम लैम्बडा मैक्स कहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो लैम्बडा मैक्स नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फॉर दैट लैम्बडा मैक्स रेडिएंट पावर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा था तो हमने इसको भी लैम्बडा मैक्स लिखा था, इसका वैल्यू 1500 था। अब यहाँ पे ये गया, अगर मैं फिर इसकी रेंज निकालूंगा तो इट इज़ इन बिटवीन 1000 एंड 1500, तो समझो इसको हमने 1250 लिख दिया। यानी कि जब लैम्बडा इस केस में 1250 था पहले वाले केस से, तो वो क्या हुआ, कम ही हुआ। यानी कि आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो रेडिएंट पावर बढ़ा, लेकिन लैम्बडा फर्स्ट केस से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि इस केस में ध्यान से सुनो, इस केस में लैम्बडा इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लो रीजन ऑफ वेवलेंथ, डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लो रीजन ऑफ वेवलेंथ। फिर से हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, थर्ड केस, थर्ड ग्राफ कंसिडर करेंगे कि हमने टेम्परेचर और बढ़ाया एंड इट इज नाउ 1650 केल्विन। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वाला जो था रेडिएंट पावर यहाँ पे मिला मैक्स वाला, और हमने यहाँ पे फिर से वेवलेंथ चेक किया तो इट इज बिलो द 1000, फिर से हमें यहाँ पे लैम्बडा मैक्स मिलेगा। ओके, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो रेडिएंट पावर बढ़ रहा है, लेकिन जो लैम्बडा था इट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लो वेवलेंथ रीजन। एंड अगेन दिस फॉर लास्ट ग्राफ, यहाँ पे लास्ट कर्व फिर से ये कम हुआ। ओके, तो इस तरह से ये पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन से स्पेक्ट्रम में जो पॉइंट बाय पॉइंट आपके बुक में भी दिए गए उसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो आपको पूरे ग्राफ को कंपेयर करके लिखना भी होगा और पढ़ना भी होगा। तो ये था पूरा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो जिसके अंदर हमने पूरे पॉइंट्स पढ़ लिए। आगे चल के वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होगा उसमें यही कहा गया है कि जो वेवलेंथ है लैम्बडा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो वो आगे चल के फिर से देखेंगे, लेकिन जब तक आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला, वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ये पूरा अच्छे से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट वही पॉइंट अब हम लेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेसिकली ये जो लॉ है इसको हमने एक्चुअली पढ़ा है, लेकिन सिर्फ हमें पता नहीं था कि इट इज़ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था एमिशन वाला, तो उस एमिशन के लेक्चर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था। तो उस वक्त मैंने कहा था कि लैम्बडा एंड टेम्परेचर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लैम्बडा एंड टेम्परेचर, दैट इज वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड यही पॉइंट आगे चल के एक लॉ में आने वाला है, वो लॉ पढ़ने वाले थे, एंड दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहा गया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमने अभी स्पेक्ट्रल डायग्राम देखा फॉर ब्लैक बॉडी, तो वहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा था। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इस टेम्परेचर के साथ जो वेवलेंथ था वो वेवलेंथ चेंज हो रहा था, वो वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रहा था। और उस स्पेक्ट्रल में हमने देखा था कि जब ये स्पेक्ट्रल बना तो उस केस में जो मैक्सिमम बन रहे थे, जो मैक्सिमस बन रहे थे, वो मैक्सिमस शिफ्ट हो रहे थे टूवर्ड्स द लोअर रेंज ऑफ लोअर रीजन ऑफ वेवलेंथ। बेसिकली बात अगर हम करेंगे, जब हमने देखा था तो जब ये इस तरीके से ऐसे मैक्सिमा बन रहे थे, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, तो हर केस में जो मैक्सिमा था इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे हमारा लैम्बडा था, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो हमारा जो कर्व है इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट था वो चेंज हो रहा था। अब इस हिसाब से यहाँ पे वेवलेंथ होगा समझो 1000, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा इट इज़ 500। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। किस रीजन में, तो जहाँ पे वेवलेंथ कम है वो वाले रीजन में डिस्प्लेस हुआ। कब, जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा था। समझो यहाँ पे टेम्परेचर था 5000 केल्विन और यहाँ पे जो टेम्परेचर इट इज़ 3000 केल्विन। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्चुअली ये पॉइंट्स हमने पूरे अभी जो पॉइंट हुआ स्पेक्ट्रल का, तो स्पेक्ट्रम में हमने ये पूरे पॉइंट डिस्कस किए। तो इसी को कहेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब बेसिकली लॉ देखेंगे कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है।
तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ, जब भी कोई रेडिएशन होगा तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा इज इनवर्सली लैम्बडा, लेकिन कहाँ पे, उस टेम्परेचर पे जो हमें मैक्सिमम रेडिएंट पावर मिलने वाला है, द टेम्परेचर एट विच वी गेट द मैक्सिमम रेडिएंट पावर, एंड उस मैक्सिमम रेडिएंट पावर का जो वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्बडा मैक्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो इस पॉइंट को हम एक बार इसी ग्राफ में डिस्कस कर लेंगे। समझो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब ये इस ग्राफ में यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होगा, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर पॉइंट के लिए एक अलग अलग वेवलेंथ है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, समझो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर टी है, एंड फॉर दिस टेम्परेचर टी हमें यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग लैम्बडा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मिला, उस टेम्परेचर के ऊपर हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी मिला आर, तो ये रेडिएंट एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर के लिए जो मैक्सिमम हमें फॉर मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी जो लैम्बडा मिला, वो लैम्बडा इज कॉल्ड एज लैम्बडा मैक्स। वैसे देखा जाए तो इस लैम्बडा का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे जो लैम्बडा होगा, समझो इसका रेंज 5000 होगा, और यहाँ पे जो लैम्बडा है इसका रेंज हम 2000 कंसिडर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए जो लैम्बडा होगा वही हम सिलेक्ट करने वाले, तो यहाँ पे 2000 वाले सिलेक्ट करेंगे। हालांकि 5000 लैम्बडा मैक्स है, लेकिन हम इसको सिलेक्ट नहीं करने वाले। सबसे ज़्यादा रेडिएंट पावर कहाँ पे मिला, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को हम सिलेक्ट करने वाले। तो फॉर दिस टेम्परेचर, so lambda max is directly inversely proportional to the temperature. So this is the Wien's displacement law. अब यहाँ पे हमने lambda t इक्वल्स टू लिया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज b, दैट कांस्टेंट इज b, सो lambda t इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे जो b कांस्टेंट होगा इसका एक वैल्यू है, एंड दैट वैल्यू इज 2.897 इंटू 10⁻³ अब इसका यूनिट भी देखो, यहाँ पे लैम्बडा का यूनिट होता है मीटर, एंड टेम्परेचर का होगा केल्विन, सो यूनिट इज मीटर केल्विन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। जब भी हम रेडिएशन की बात करते तो हमने कहा था कि रेडिएशन एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडिएशन होगा, यानी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो बॉडी हॉट होता है, जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करता है। लेकिन बाय व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट से वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, इसके बारे में हमने अब तक रिलेशन नहीं देखा था। सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट लगा कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो लॉ है इट इज प्रोवाइडेड बाय स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन। तो यहाँ पे स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ये दो साइंटिस्ट है। स्टीफन ने रेडिएंट एनर्जी आर एंड टेम्परेचर टी दोनों के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड किया, लेकिन ये रिलेशन पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड था। इसका जो भी रिलेशन डिराइव किया गया, इसके लिए कहीं पे भी कुछ थ्योरी नहीं थी। जो भी एक्सपेरिमेंट से उनको मिल रहा था, ऑन दैट बेसिस ही ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। लेकिन आफ्टर 5 years ऑफ स्टीफन्स एक्सपेरिमेंट, बोल्ट्जमैन ने फिर से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन किया, जिसकी थ्योरी उसने प्रोवाइड की थी। जब उसने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ही डिराइव द रिलेशन बिटवीन रेडिएंट पावर एंड टेम्परेचर। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, द रेडिएंट पावर दैट इज आर, रेडिएंट पावर आर is directly proportional to the fourth power, directly proportional to the fourth power of absolute temperature of perfectly black body। ये जो लॉ है ये बेसिकली ब्लैक बॉडी के लिए प्रोवाइड किया गया, एंड फ्रॉम दैट लॉ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी द रेडिएंट पावर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो यहाँ पे हम आर इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेने पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज सिग्मा T⁻⁴। देयरफॉर यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा फॉर्मूला आर डिवाइडेड बाय T⁻⁴। तो सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट भी डिराइव कर लेंगे।
रेडियंट पावर का यूनिट पता है वैट पर मीटर स्क्वायर एंड T⁴ दैट इज K⁴ ये होगा इसका बेसिक यूनिट, क्योंकि रेडियंट का हमने निकाला था जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, तो उसमें से जूल पर सेकंड को लिखा था वैट एंड एरिया का मीटर स्क्वायर K⁴ दिस इज द यूनिट फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट। एंड इसका एक वैल्यू होता है स्टीफन कांस्टेंट का, इट इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8। बेसिकली ये वैल्यू याद रखने के लिए बहुत आसान है, 5, 6, 7, 8 और ये 8 वाला जो होगा ये पावर में हो जाएगा -8। तो ये था बेसिक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब देखेंगे बेसिक पॉइंट्स। हमें पता है कि जो बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, सबसे ज़्यादा एमिट भी वही कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, रेडिएंट एनर्जी R इक्वल्स टू Q/AT, और यहाँ पे हमने लिखा था T⁴। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये अब बेसिक फॉर्मूलेज होंगे यहाँ पे। सो Q/AT इक्वल्स टू T⁴। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को किसी सराउंडिंग में रखा और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एनर्जी का लॉस या तो फिर गेन हो सकता है, देखेंगे उसके बारे में भी। और देखो ये जो लॉ था इट इज़ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी होता है, अगर हमारे पास कोई ऑर्डिनरी बॉडी है तो उस ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। क्या होगा वो फॉर्मूला देखेंगे, ये पूरा रिलेशन ब्लैक बॉडी के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी बॉडी, कि अगर समझो हमारे पास कोई ऑर्डिनरी बॉडी है और उसका रेडिएंट पावर भी R है और उसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी हमने T कंसीडर कर लिया, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा E⁴T⁴। क्यों? देखो अगर जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी जो होती है दैट इज एमिसिव पावर, वो होता है 1, यानी कि इसमें मैंने अगर 1 भी रखा तो फॉर्मूला यही आने वाला है σT⁴। लेकिन जो भी बॉडी अदर देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है उनके लिए एमिसिविटी ऑलवेज लेस देन 1, तो उनके लिए रेडिएंट पावर भी हमेशा कम ही होगा कंपेयर टू द ब्लैक बॉडी। इसलिए यहाँ पे जो रेडिएंट पावर है इससे ये वैल्यू हमेशा कम होने वाली है। इसलिए ऑर्डिनरी बॉडी जब भी हम लेंगे तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E⁴T⁴ यही वैल्यू आने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग में रखा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी का नेट लॉस होगा या तो फिर गेन होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगेन हमारे पास अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, हमें पता है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी R इक्वल्स टू σT⁴, और यहाँ पे जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसका टेम्परेचर था T। अब हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले सराउंडिंग, क्योंकि हमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग में रखना है। जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर करेंगे T0। अब यहाँ पे T इज ग्रेटर देन T0। ओके, जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हम इस सराउंडिंग में रखेंगे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा दैट इज R इक्वल्स टू σT⁴। उसी समय ये रेडिएट हुआ, यहाँ पे ये एनर्जी क्या हुआ, रेडिएट हुआ। उसी समय यहाँ पे जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करने वाला है फ्रॉम सराउंडिंग, और सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी कितना होगा, इट इज अगेन R इक्वल्स टू, ये एनर्जी आ जाएगा इक्वल्स टू σT⁴। लेकिन ये क्या होगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, रेडिएट ज़्यादा करेगा, इसलिए यहाँ पे नेट लॉस आएगा, नेट लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा कॉमन निकलेगा T⁴ माइनस T⁴। ये आ जाएगा बेसिक फॉर्मूला फॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग विच एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन अगर हम यहीं पे हम ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर करते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी, तो सेम रिलेशन आ जाएगा और वो मिलेगा हमें E⁴T⁴
टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 के फॉर्मेट में। ओके, तो ये था बेसिक। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर हम सराउंडिंग में रखते हैं तो क्या होगा, इससे अपोजिट होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसकी वजह से सेकंड वाला केस लिखता हूं मैं यहाँ पे कि अगर टी नॉट इज ग्रेटर देन टी, ये ऐसा केस रहा तो यहाँ पे ये सिर्फ रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे गेन होगा, पावर में गेन होगा, एंड दैट गेन इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 4। और सिमिलरली ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आ जाएगा E इंटू सिग्मा टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 4। बस सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें सिर्फ फॉर्मूले को ही यहाँ पे लर्न करना था। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे।